हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प। आज है हमारा ऑल करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आस्क्ड बाय बीपीएससी इन लास्ट 1 ईयर वाली वीडियो का पार्ट 6। पिछले 5 दिनों में हम लोगों ने फ्रॉम डे 1 टू डे 5 स्लाइड नंबर 1 से स्लाइड नंबर 125 तक कवर किया। आज है डे 6, जिसमें हम स्लाइड नंबर 126 से लेकर स्लाइड नंबर 150 तक कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज कमीशन विच वर्जन ऑफ इंडिजिनस सेफ्टी सिस्टम कवच। तो ये एक इंडिजिनस सिस्टम है, मतलब मेड इन इंडिया सेफ्टी सिस्टम कवच ऑन दी बाजवा अहमदाबाद सेक्शन। इसका आंसर है कवच 4.0। इस क्वेश्चन का सोर्स क्या है? सेम पीआईबी से इस क्वेश्चन को उठाया गया है और इसके इंस्टॉलेशन के साथ ओवर 2000 रूट किलोमीटर्स इंडिया में कवर हो चुके हैं अंडर कवच। अब ये कवच है क्या? तो ये एक कॉलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसमें अगर इन दोनों ट्रेन्स के ऊपर लगा होगा कवच सिस्टम, तो ये दोनों ट्रेन्स कभी भी सामने से इनका हेड ऑन कोलिजन नहीं होगा। ये दोनों ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई करके कुछ एक डिस्टेंस पे ही एक दूसरे से दूर रुक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वंदे भारत ट्रेन्स वर ऑपरेशनल अक्रॉस इंडिया एज ऑफ दिसंबर 2025। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हर क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने के लिए नहीं होता है। अब ये इतना फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसमें देखिए डाटा कितना पास पास है, 164, 165, 174 और 185। तो इसको आंसर करना मतलब शायद ही 1 से 2% लोग ऐसे होंगे जिनको याद होगा ये, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट नहीं लेना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन टोटल ही फैक्चुअल है। मतलब आप इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, है ना? ना आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, ना आप लॉजिकल गेस कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो याद है, नहीं याद तो नहीं याद। इसलिए इन क्वेश्चंस में वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये क्वेश्चन 2026 में पूछा गया आपसे, क्योंकि इसमें ऑप्शन ई भी दिया हुआ है, नॉट अटेम्प्टेड। तो इन क्वेश्चंस को आप बेहतर यही होगा कि अगर आपको बस याद है एकदम एक्यूरेट डाटा, तो आप सॉल्व करें। और अगर आप डाउटफुल हैं तो आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, लेकिन तब जब आपके जो टारगेटेड अटेम्प्ट्स हैं वो पूरे ना हो रहे हों। जैसे मान लीजिए कि आपके 150 क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, और आपने टारगेट किया हुआ है कि अगर आप मिनिमम से मिनिमम अटेम्प्ट करेंगे तो आप 135 अटेम्प्ट करेंगे, और मान लीजिए कि आपका सब करके भी आप पहुंच चुके हैं 125 क्वेश्चंस के ऊपर, तब आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा आसपास आपको याद है तो। और अगर आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए बिल्कुल भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच टू रीजन्स वर द लैंड स्टेक पायलट लोकेशन लॉन्च्ड अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसको यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ और तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था 31 दिसंबर 2025 को। बाकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो आप चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ कंजर्वेशन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द स्मूथ कोटेड ऑटर इन द कावेरी रिवर डेल्टा। ये तमिलनाडु ने लॉन्च किया था, जिसमें ये लोग स्मूथ कोटेड ऑटर के लिए एक प्रोटेक्शन इनिशिएटिव लेके आए हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है? तो कावेरी डेल्टा आपको याद रखना है। ये स्पीशीज एशिया की लार्जेस्ट ऑटर स्पीशीज है और इसका आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। अब आप मुझे ये बताएंगे कि सबसे पहले तो आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या होती है, उसके बाद इसका इंडिया में जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर इसको शेड्यूल्ड 1 में रखा गया है, मतलब जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है। सिंपल। अब आपको मुझे ये बताना है कि टाइगर का, लॉयन का और एशियन चीता का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, मतलब आईयूसीएन स्टेटस क्या है, आपको मुझे ये बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएनजीए रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ यूक्रेन वॉर। ये बहुत लंबा खींच गया। ये वॉर 2022 में स्टार्ट हुआ था कहीं, और अभी तक 2026 चल रहा है, लेकिन ऑफिशियली इस वॉर को कॉल ऑफ नहीं किया गया। मतलब ये वॉर अभी शायद चल ही रही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, द मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन शिकागो यूएसए। ये सही है। द रेजोल्यूशन रिसीव्ड 65 एब्सटेनेशंस एब्सटेंशंस। जी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद 60 वोट्स इन फेवर, नहीं,
टोटल 93 वोट्स मिले थे फेवर में और 36 वोट अगेंस्ट, नहीं अगेंस्ट मिले थे 18 वोट्स। इंडिया का पोजीशन क्या था, इंडिया ने इस पे एब्सटेन किया था, तो ये हो गया गलत। हाँ सेकेंड गलत हो गया, तो हमारे पास दो ऑप्शन तो होगा एलिमिनेट। फिर उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, द यूएस ब्रॉड फॉरवर्ड अ राइवल रेजोल्यूशन टाइटल्ड द पाथ टू पीस। ये भी बिल्कुल सही है, मतलब जब से ट्रम्प भाई साहब आए हैं वो पूरे दुनिया में लड़ाई रुकवाने में लगे पड़े हैं, है ना, शांति के दूत हैं बहुत बड़े वाले। तो इसका 1 और 3 आंसर होगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन 2019-20। अब अभी देखिए ये क्या है, ये एक ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है कि मतलब आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं याद करना होता है, बल्कि आपको बताना होता है कि इकोनॉमी का ट्रेंड क्या चल रहा है। और ये जो हमको डाटा मिलते हैं बहुत ही एक सिंपल सा सोर्स है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। और अगर आपको बस ट्रेंड याद है ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिया का क्या ट्रेंड है, बिहार का क्या ट्रेंड है, तो आप बहुत ही ईजिली बहुत सारे क्वेश्चंस को, अगर आपको एग्जैक्ट डाटा ना याद हो तब भी आप सॉल्व कर लेंगे बहुत आराम से। अब हम पढ़ते हैं इसको। इन 2019 द परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ बिहार ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वॉज मोर देन परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया। तो क्या था 2019-20 में क्या पोजीशन थी, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि बिहार की जो ग्रोथ रेट है वो स्लाइटली ज़्यादा है हमारी इंडिया की ग्रोथ रेट से, मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है। आपको मुझे बताना है कि इन दोनों के बेस ईयर्स क्या हैं। बेस ईयर मतलब बिहार जीएसडीपी का बेस ईयर क्या है, करंट प्राइसेस पे, और जो आपका इंडियन जीडीपी है उसका बेस ईयर क्या है, करंट प्राइसेस पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन 2018-19, अब बात हो रही है इस साल की 18-19 की, परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ बिहार ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वॉज लेस देन परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। तो जो आपका इंडिया है उसका अराउंड 6.3 था, और अगर हम देखें बिहार का तो ये 10.5, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, इन 2023-24 एज पर द क्विक एस्टिमेट्स द परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ जीएसडीपी ऑफ बिहार एंड बिहार वॉज 9.2%। दोनों का ही, इंडिया का भी और बिहार का भी, 2023-24 में ये 9.2 था। मतलब हमारे पास सही कौन कौन से करेक्ट आंसर पूछा गया है, 1 और 3 आर दी राइट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2024-25 बजट एस्टिमेट ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ऑफ बिहार एज परसेंटेज ऑफ इट्स जीडीपी वाज अराउंड 3%। आपको याद रखना है कि जो इंडिया का, सॉरी, जो बिहार का जीडीपी टारगेट रहता है वो हमेशा अराउंड 3% ही रहता है, मतलब 3% ही रहता है। क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि परमिसिबल लिमिट क्या है, 3.5% की परमिसिबल लिमिट है अंडर एफ आर बी एम। तो इससे ऊपर टारगेट करने का मतलब बनता नहीं है, इसीलिए 3% के अराउंड ही हमेशा रहता है। तो ये दोनों, मतलब ये तीनों ही आंसर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि परमिसिबल लिमिट 3.5% है। ऑल्दो एक्चुअल हमेशा बहुत डिफरेंट रहता है, मतलब 2024-25 में अराउंड जो एक्चुअल फिजिकल डेफिसिट था वो हमारा 11.2% के आसपास था, लेकिन टारगेट जो रहता है वो हमेशा रहता है आपका 3% के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड अंडर फॉरेस्ट इन बिहार। इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर इस ऑप्शन में नहीं है तब, लेकिन अगर हम राउंड ऑफ करें तो 7% के आसपास इसका आंसर निकल के आएगा। हालांकि अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है तो शायद बीपीएससी इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दे, बट देखते हैं क्या होता है। बिहार में जो आपके वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं वो 0.4% एरिया के ऊपर है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 3.49% एरिया पे हैं, और जो ओपन फॉरेस्ट हैं वो 4.1% एरिया पे हैं। तो सबसे ज़्यादा किसका है कवर, वो है ओपन फॉरेस्ट का, उसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और उसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट का। ठीक, सिंपल। स्क्रब्स बिहार में 0.28% लैंड्स में है। ठीक, अब आप मुझे ये बताएंगे कि बिहार में जो आपके मैंग्रोव्स हैं वो कितनी परसेंट लैंड पे हैं। ठीक है, और उसके अलावा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर किस डिस्ट्रिक्ट में है, और लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर किस डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द एमएसएमई एक्ट द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन।
ये हमेशा से ही दोनों के ऊपर ही बेस्ड था, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों, बोथ। अगर यहाँ पे और लिखा होता मतलब होता दोनों में से कोई एक, लेकिन जो आपका एमएसएमई का क्राइटेरिया होता है वो दोनों के ऊपर ही बेस्ड होता है। अब इसको 2025-26 के बजट में रिवाइज किया गया था, और इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखना है आपको। जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको याद करना है 25 मतलब 2.5, 25 मतलब 25 और 25, 25, 25, 25। और जो आपका इन टर्नओवर का लिमिट है उसको याद रखना है 1, 1, 5, 0, 0, 0, 0, 0। सब रहेगा करोड़ में। ये माइक्रो के लिए, ये स्मॉल के लिए और ये मीडियम के लिए। सिंपल, आप याद रख सकते हैं इसको ऐसे, है ना। ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है ये तो। सिंस 2021 नवंबर 15 इज सेलिब्रेटेड एज जनजातीय गौरव दिवस टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद है आपका रीजन, इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ तिलक मांझी। जी नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था आपका बिरसा मुंडा, ठीक, जिनको हम धरती आबा भी क्या क्या बुलाते हैं। इसका मतलब होता है फादर ऑफ अर्थ, और ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर है अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये जो डेट है आपकी 15 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डेट को ही बिहार का बाइफर्केशन हुआ था। और बिहार, फिर उसके बाद दो स्टेट बनाए गए थे, बिहार जो कि पहले से था, और एक नया स्टेट बनाया गया झारखंड। डेट 15 नवंबर ही क्यों चुनी गई, सेम रीज़न है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। जो आपके तिलक मांझी हैं वो एसोसिएटेड है संथाल रिवेलियन से। ये कब हुआ, ये हुआ 1856 में। और इसके अलावा जो लीडर्स थे वो थे आपके सिद्धू कान्हू, और फिर उसके बाद ये तिलक मांझी जैसे लोग, इन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा था और इसकी लीडरशिप करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2022 जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हैज़ बीन अवॉर्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए कि ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया और इसमें हमसे जीआई टैग पूछा गया 2022 का। इसका आंसर है मिथिला मखाना। अब इसके साथ मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। इसका आंसर आपको करना है कि मखाना बोर्ड, मखाना बोर्ड कहाँ इस्टेब्लिश किया गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मखाना इन इंडिया कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है आपका पंजाब, ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन ई क्या रहेगा, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अब आप गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पर बिहार ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बिहार इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और ऑलमोस्ट 80% मखाना यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, लेकिन एक्सपोर्टर कौन है ये आपको बताना है मेरे को कमेंट बॉक्स में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन January 10, 2025 इंडिया बिकेम डैश कंट्री टू सक्सेसफुली कैरी आउट अ सैटेलाइट डॉकिंग प्रोसेस इन लो अर्थ ऑर्बिट। अब पहले तो डॉकिंग होता क्या है, तो मान लीजिए ये आपके दो स्पेसक्राफ्ट हैं, ठीक है। आपको इन दोनों को लॉन्च करना है और स्पेस में ले जाके लो अर्थ ऑर्बिट में इन दोनों को जोड़ के एक सिंगल यूनिट बना देना है। सिंगल यूनिट मतलब इनके बीच में डाटा का एक्सचेंज हो, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सचेंज हो, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो, और ये एज अ सिंगल यूनिट फंक्शन कर पाए। ऐसा करने वाला इंडिया वर्ल्ड का 4th कंट्री बन गया है आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर
यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा नहीं है, जबकि वो दोनों भी बहुत ही एडवांस स्पेस एजेंसीज हैं। ठीक, अब ये क्यों हेल्पफुल है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको पता है कि इंडिया गगनयान प्लान कर रहा है, फिर उसके बाद इंडिया अपना स्पेस स्टेशन प्लान कर रहा है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए ये स्पेडएक्स जो किया गया, डॉकिंग की गई दो अलग अलग सैटेलाइट बॉडीज़ की, जिसका एक का नाम था टारगेट और एक का नाम था चेजर। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, मतलब वो कितना ही बड़ा है ना, तो इतने बड़े ऑब्जेक्ट को स्पेस में एक बार में भेज पाना अभी ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है। क्या पता भविष्य में ऐसा हो पाए, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम इनको पार्ट बाय पार्ट कम से कम 5 से 10 सालों में आईएसएस के पार्ट्स को भेजा गया और उसको ऐसे डॉकिंग करवा के असेंबल किया गया। इसी तरह अब इंडिया ने ये टेक्नोलॉजी अचीव कर ली है, तो इंडिया भी अपना स्पेस स्टेशन बना सकता है स्पेस में, अलग अलग पार्ट्स को भेजकर उनको आपस में डॉकिंग करवा के। सिंपल। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि डॉकिंग होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है और कौन कौन इसको अब तक कर चुका है। यूएसए, रशिया एंड चाइना, इंडिया बन गया है फोर्थ कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to Modi government, consider the following statement. The Swachh Bharat Abhiyan was launched on 2nd of October 2014. बिल्कुल सही है, 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया था। ये एक क्लीनलीनेस से जुड़ी हुई मतलब स्कीम है, जिसमें हम ज़्यादातर बिहेवियरल चेंज के ऊपर ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, द अग्निपथ स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2022। बिल्कुल सही, ये 2022 में आई थी अग्निपथ स्कीम, ये भी सही है। थर्ड है, पीएम मुद्रा योजना स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2015 टू प्रोवाइड सब्सिडाइज लोन्स टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सॉरी स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज। ये कब आया? अप्रैल 2015 में। ये भी सही है, मतलब इसका ऑल 3 आंसर है। जो आपकी मुद्रा योजना है उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, एमएसएमईज को 3 तरह के लोन्स देती है। कौन कौन से? शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु में 50,000 तक के लोन दिए जाते हैं, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक के लोन दिए जाते हैं और तरुण में 5 लाख से लेकर 10,000 तक के लोन दिए जाते हैं। बाद में एक कैटेगरी को और इंट्रोड्यूस किया गया, इसको हम बोलते हैं तरुण प्लस। इसमें गवर्नमेंट 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का लोन प्रोवाइड करती है स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को। अब आपको ध्यान देना है कि मतलब एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस वाली स्कीम है कि किसी एंटरप्राइज ने पहले शिशु लोन लिया और उसको टाइम पे अच्छे से पे कर दिया, तब जाके वो एलिजिबल हो जाएगा किशोर लोन के लिए। फिर उसने वो लोन लिया, उसको भी टाइम पे कर दिया, तो वो फिर वो एलिजिबल हो जाएगा तरुण लोन के लिए। और अगर उसने भी इस लोन को भी पे कर दिया, तो फिर वो एलिजिबल हो जाएगा तरुण प्लस लोन के लिए। ऐसा नहीं कि कोई सीधे आएगा और सीधे तरुण प्लस लोन लेगा, नहीं, उनको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2015 who among the following was appointed as the first CEO of नीति आयोग ऑफ इंडिया? इसका आंसर है सिंधुश्री कुल्लर, इनको अपॉइंट किया गया था एज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अभी 2026 में निधि छिब्बर को सीईओ बनाया गया है नीति आयोग का, और अशोक लाहिड़ी को इसका वाइस चेयरमैन बनाया गया है। आपके लिए सवाल ये है, आप मुझे बताएंगे कि नीति आयोग ने रिप्लेस्ड विच ऑर्गेनाइजेशन, इसने किसको रिप्लेस करा और कब रिप्लेस करा? आपको डेट बतानी है, प्रॉपर मेंशन करके डेट। और फिर उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द स्कीम विच इज़ नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। अब अगर हम ये क्वेश्चन को देखें ध्यान से, तो पहले तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ऐसी कोई स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन गलत है फैक्चुअली, लेकिन इसका आंसर अगर अगर हम इसको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मान लें, तो इसका आंसर क्या होगा? मुद्रा योजना। क्योंकि अभी हमने देखा था ये एक स्कीम है जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड करवाती है ना। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ी हुई स्कीम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ी हुई सबसे प्रोमिनेंट, सबसे फेमस जो स्कीम है वो है आपका वो कौन सी स्कीम है जिसके अंतर्गत हम लोग जीरो बैलेंस अकाउंट्स खोलते हैं, है ना? वही स्कीम, उसका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 हाउ मैनी डेजिग्नेटेड स्मार्ट सिटीज़ आर इन बिहार। अब जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन आया था 2015 में, उसके अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटीज़ डेवलप की जानी थी इंडिया के अंदर, इसमें से बिहार को मिली 4। कौन कौन सी, याद कैसे करना है, एम बी बी एस पटना, MBBS पटना, पटना से ही क्यों, क्योंकि पटना में ही तो है एम्स, है ना, तो वहीं से MBBS करेंगे ना आप। MBBS पटना, एम से मुजफ्फरपुर, बी से भागलपुर, BS से बिहार शरीफ, और पटना से पटना, 4 सिटीज़ मिली बिहार को, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन वाज अवॉर्डेड टू शिमोन साकागुची बिलोंग्स टू, इनके नाम से ही पता लग रहा है कि ये जापान से हैं। इनके अलावा मैरी कॉनकाउ को मिला जो कि सिएटल यूएसए से हैं, और फ्रेड रैमस्टेल को मिला जो कि सैन फ्रांसिस्को यूएसए से हैं, और शिमोन साकागुची आपके ओसाका जापान से हैं, ओसाका यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट अबाउट एयर इंडिया फ्लाइट 171। अब ये बहुत ही मतलब हम कहें तो फालतू क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए क्या है इसके अंदर, इट गॉट क्रैश्ड इन अहमदाबाद ऑन जून 12। डेट पूछ रहे हैं हम लोगों से डायरेक्ट, क्रैश, चलिए ठीक है, मान लीजिए किसी को याद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट वॉज, ये सही है डेट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट वॉज शेड्यूल टू लैंड एट दी हाथ्रो एयरपोर्ट इन लंदन, नहीं, ये गेटवे जाने वाला था। थर्ड स्टेटमेंट, टोटल फैटिलिटीज ऑफ पैसेंजर्स वर 2060, यहाँ पे मिस्टेक करने का कितना चांस है, मतलब अगर किसी को याद भी हो कि 260 लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेंजर्स, हमसे पूछा खाली पैसेंजर्स, तो ये जो 260 है ना, ये नंबर दो हिस्सों में बटा हुआ है, कैसे, 241 और फिर उसके बाद 90, ये 19 लोग जहाँ पे ये मेडिकल कॉलेज पे गिरा था वहाँ पे लोग मर गए थे, और 241 लोग जो पैसेंजर थे उनकी डेथ हुई थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और फोर्थ, इट वॉज बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चन अगर आप कुछ चीज़ों को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, मतलब जैसे मान लीजिए आपको ये डेट याद है और आपको इसका डेस्टिनेशन याद है, तो फिर भी शायद यहाँ पे तो गलती बहुत लोग कर देंगे बहुत आराम से, क्योंकि यहाँ पे हमसे पैसेंजर पूछा गया स्पेसिफिकली, और ये याद कर पाना कितने पैसेंजर की डेथ हुई थी, कितने सिविलियन मारे गए, मतलब ये बहुत ही टफ काम है। और अगर हम इसको रटने बैठ गए तो फिर जो हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट हैं उनका क्या होगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इन सब डाटास को रटने से बेहतर है कि हम इन सब्जेक्ट्स को एक बार और रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट खो खो वर्ल्ड कप। ये मुंबई में नहीं, दिल्ली में हुआ था, फरवरी में नहीं, जनवरी में हुआ था, तो ये तीनों गए, और ये बिल्कुल सही है, इंडिया ने वुमेंस कैटेगरी में भी और मेंस कैटेगरी में भी, दोनों में ही नेपाल को हराकर इंडिया ने इसको जीता था, इसलिए इंडिया रहा विनर, नेपाल रहा रनर अप। ये तो बात है 2025 की, ये था इसका फर्स्ट एडिशन। आप मुझे बताएंगे इसका सेकेंड एडिशन किधर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज मिसमैच रिगार्डिंग 2024 आईसीसी अवार्ड विनर्स। अब इसका आंसर मैंने यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है, क्यों, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये 2024 का अवार्ड है, बहुत पुराना हो चुका है, 2026 में पूछे जाने की कोई चांस नहीं है, हमें 2026 के आईसीसी अवार्ड्स कवर करने हैं, है ना, आईसीसी अवार्ड्स हम कवर करेंगे, जो हमारी अवार्ड्स वाली वीडियो आएगी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इसमें हम स्पेसिफिकली इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे बहुत अच्छे से। अब मुझे जहाँ तक याद है तो इसमें आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को मिला था, और आईसीसी वुमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड स्मृति मंदाना को मिला था। बाकी ये दो स्टेटमेंट मेरे को पता नहीं है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इसका आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आरएसएस के ऊपर है। आरएसएस को बने हुए 100 साल हो चुके हैं। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी और 2025 में इसके 100 साल कंप्लीट हो गए।
उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। असम्पशन है कि द 100 रुपीज कॉइन वॉज अनवेल्ड एट RSS सेंचुरी इवेंट, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद द कॉइन फीचर्स भारत माता फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन करेंसी, ये भी सही है। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, ये दोनों इंडिविजुअली बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये आपका कॉइन है ना, 1925 से लेकर 2025, टोटल 100 साल हो गए। आपके लिए टास्क है, मुझे बताना है इसके फाउंडर कौन है RSS के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कैपेसिटी और रोल मोहसिन नकवी वॉज सपोज टू हैंड ओवर एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी टू इंडिया इन दुबई। ये हैं आपके इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरल गवर्नमेंट का फिस्कल ईयर क्या होता है? ये होता है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। इंडियन गवर्नमेंट का 1 अप्रैल से कब तक? 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट एक्टर नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025 वॉज गिवन टू, दो एक्टर्स को दिया गया था, शाहरुख खान को और विक्रांत मैसी को। शाहरुख खान को जवान के लिए, विक्रांत मैसी को 12 फेल। इसका आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों को ही मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस 2025 में रही रानी मुखर्जी और मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर रहे सुदीप्तो कविराज दी केरला स्टोरी के लिए। 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2026 में जो बेस्ट फीचर फिल्म रही वो है आर्टिकल 370। बेस्ट एक्टर रहे आपके कार्तिक आर्यन और दी ममूटी, ये दो लोगों को फिर से दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस रही यामी गौतम आर्टिकल 370 के लिए। इसको आपको याद करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अब हो चुका है रिडंडेंट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, 3 साइंटिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2025 आर फ्रॉम। अब जिनको 2025 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला वो हैं आपके सुषमा कितागावा, जापान से हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया से हैं, और जो आपके ओमार एम यागी हैं ये हैं USA से। जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, बी इज़ द राइट आंसर। अब एक बार जितने भी नोबेल प्राइज़ 2025 में दिए गए हैं हम उनको देख लेते हैं। फिजियोलॉजी में दिया गया मैरी ई बर्नकाउ को, ये USA से हैं। फ्रेड रैमस्टर को दिया गया, ये भी USA से हैं। और शिमोन साकागुची को दिया गया, ये आपके हैं जापान से। ठीक, फिर उसके बाद नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स मिला जॉल मॉकेयर को, फिलिप एग्योन को और पीटर हॉवेट को। फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ 2025 दिया गया जॉन क्लार्क, माइकल डेवर्ट एंड जॉन मार्टिन्स। उसके बाद जो आपका नोबेल पीस प्राइज़ है वो दिया गया मारिया कोरेना मचादो को। ये कहाँ से हैं आपकी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, इनकी कंट्री क्या है या बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। और द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया गया लाज़लो को। ये हैं आपके एक हंगेरियन राइटर हैं और ये पहली बार किसी हंगेरियन राइटर को दिया गया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने स्लाइड नंबर 125 से स्लाइड नंबर 150 तक कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।